Children, our next subtopic, part 5 of French Revolution is the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. So, this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to the African coast, where they brought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There, they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any law, fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade. It was finally the convention which is 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit to their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. So students, जो रिवॉल्यूशनरी था फ्रेंच में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वहाँ पर फ्रेंच कॉलोनीज जो थी वहाँ पर एक सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन कब आया है, स्लेवरी को समाप्त करने का आया। जो वहाँ पर कॉलोनीज थी कैरिबियन, मोनिटेक और गॉडलोप और सैन एंडिगो, ये सारे जो थे ये 3 मेन थे, मार्टिनिक, गॉडलोप एंड सैन डोमिंगो। ये बहुत बड़े सप्लायर थे टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी के, जो कि वहाँ के लोकल लोगों को सप्लाई करते थे चीजें और फिर वो उनको फाइनल बनाते थे, फाइनली मार्केट में लॉन्च करने लायक बनाते थे। धीरे धीरे ये जो लोग थे, लोकल के लोग थे, ये जो बनाते थे, इन्होंने कहा कि हम खुद ही जाएंगे और जो एक प्रकार से कच्चा माल है वो हम लेकर के आएंगे और हम फिर उसको बनाएंगे, चाहे हमें जानी पहचानी जगह पर जाना पड़े, चाहे बिना जानी पहचानी जगह पर जाना पड़े, वो बाहर जाके काम करना चाहते थे। और इस तरह से जो स्लेव्स थे, जो लोग थे, वर्कर थे, काम करने वाले, वो कम पड़ने लगे। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज में कम पड़ने लगे, वो बाहर जाने लगे। और फिर 17वीं सेंचुरी में स्लेव ट्रेड का मतलब कि गुलामों के व्यापार का काम शुरू हो गया। जो मर्चेंट्स होते थे वो उनको पैक करके थी, क्योंकि उनको जो लोकल की चीजें से उनको एक्सपोर्ट कर, मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ता, तो उनको एक शिप में टाइटली उनको पैक कर दिया जाता, क्योंकि उनको अटलांटिक से कैरिबियन तक ले जाना पड़ता था, तो उनको 3 मंथ्स के लिए बंद कर दिया जाता, फिर वहां पर ले जाके उनको प्लांटेशन ओनर के लिए बेच दिया जाता। इस तरह से जो स्लेव था, ये स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा फल फूल रहा था और लोगों को मार्केट में शुगर, कॉफी और इंडिगो, ये सारी चीजों के लिए अच्छे वर्कर मिल रहे थे और उनको बहुत कमाई हो रही थी। फिर 18th सेंचुरी, और उस 18th सेंचुरी में
जो फ्रांस की 18th सेंचुरी आई उसमें स्लेवरी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। जो चल रहा था चलने देना था, देना चाहते थे। लेकिन नेशनल असेंबली ने इस बात में बहुत बहस की, बहुत विचार किया कि क्या जो स्लेवरी ट्रेड स्लेवरी है उसको क्या बंद कर देना चाहिए। लेकिन वो इस कोई भी लॉ पास नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे अपोजिशन में बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं और उनका जो सारा बिजनेस है वो स्लेव ट्रेड पर डिपेंड है, तो वो ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने 1794 में एक लॉ पास किया और उन्होंने ये किया कि अब जो स्लेव्स हैं पूरे उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जब नेपोलियन नेपोलियन की जब सरकार आई तो फिर उसने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से चालू कर दिया। इस तरह से जो प्लांटेशन ऑनर थे वो समझ चुके थे कि जो निग्रोज हैं और जो बाकी के अफ्रीकन निग्रोज और बाकी के जो लोग हैं उनकी फ्रीडम अगर हो जाती है तो उनको इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि उनको जो बंधुआ मजदूर हैं वो अब नहीं मिलेंगे। और इस तरह से क्रांति लेकिन फिर भी धीरे धीरे शुरू हुई और फाइनली 1848 में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वहां से स्लेवरी का अंत हो गया। यू कैन सी दिस पिक्चर इन दिस वीडियो हियर। द emancipation of slaves. This print of 1794 described the emancipation of slaves. The tricolor banner on top carries the slogan, "The right of man." The inscription below reads, "The freedom of the unfree." A French woman prepares to civilize the African and American Indian slaves by giving them European clothes to wear. So you can see in this picture इन फिगर 14 की किस तरह से फ्रेंच वीमेन जो है अफ्रीकन और अमेरिकन और इंडियन स्लेव्स जो है वहाँ पर उनको बोल रहे हैं कि ये कपड़े हमको आप पहन लीजिए और आप स्लेव्स हैं, मतलब ट्राई कलर के जो दे रहे हैं ये स्लोगन कर रहे थे कि राइट ऑफ मैन, मैन जो है इंसानों की राइट क्या है, किसी की गुलामी ना करना। इस तरह से उन्होंने स्लोगन दिया द राइट ऑफ मैन, और एक उन्होंने सिंबल बना लिया कि ये हम कपड़े पहन के और ये शो करेंगे कि हम इस क्रांति में शामिल हैं। एक्टिविटी देखेंगे। रिकॉर्ड योर इम्प्रेशन ऑफ दिस प्रिंट, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड, what do they symbolize, what attitude does the picture express towards non-European slaves. So you have to do this activity by this picture, and our 5th part is completed here. Now in the next video we will start part 6 of French Revolution.